गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का टीचिंग परीक्षा में और टीचिंग परीक्षा के करंट अफेयर्स के इस शानदार सेशन में। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। इसी जज्बे के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन रिवीजन के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया था? हु इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ and finance minister of Bihar who presented the 2025-26 बजट? कौन है? चलिए गुड मॉर्निंग, कौन है बता दीजिए। तेजस्वी यादव जी है, सम्राट चौधरी जी है, या नितिन नवीन जी है, विजय कुमार चौधरी जी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? यस, गुड मॉर्निंग के साथ आंसर देना शुरू कर लीजिए। और यस, आपने सही पहचान लिया, इसका आंसर है सम्राट चौधरी जी। उन्होंने अभी अभी क्या है, 2025-26 का बिहार का बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? When is National Safety Day is observed in India? आपके लिए 15 सेकंड ठीक है, मिल जाएंगे, ले लीजिए 15 सेकंड। बता दीजिए कौन सा है? 1 मार्च है, 2 मार्च है, 3 मार्च है, या 4 मार्च है? कौन सा दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? ओके, वेरी गुड। हाँ यस, सम्राट चौधरी और स्मार्ट चौधरी, कॉस कुछ भी आप कह ले, क्या है? या आपने सही आंसर दिया। 15 सेकंड खत्म है आपके। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भारत में मनाया जाता है। यस, रिवीजन चल रहा है कल के अपनी घटनाओं का। विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले भारत के कितने क्रिकेटर बने? विराट कोहली बिकेम विच नंबर ऑफ इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 300 ओडीआई? छठे बने हैं, सातवें बने हैं, आठवें बने हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए 15 सेकंड लेकर बता दीजिए कि कितने नंबर के खिलाड़ी बने हैं भारत के। ओके, यस, यस, सातवें। सभी ने सही नंबर दे दिया। कितने खिलाड़ी बने हैं? सातवें खिलाड़ी विराट कोहली भारत के सातवें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा वनडे मैचेस खेले हैं, और अभी आजकल उन्हीं का जलवा चल रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार का निधन हो गया? हु अमंग द फॉलोइंग रिनोन्ड इंडियन आर्टिस्ट रिसेंटली पासेस अवे? आपका समय शुरू होता है अब, और आपके सामने ऑप्शन है एम एफ हुसैन जी, सैयद हैदर रजा, और या फिर हिम्मत शाह। इनमें से कौन है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक लोग हैं? ओके, सही है इसका ना, यस, आपको सबको पता है, हिम्मत शाह जी का हाल ही में अभी अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, हाँ, नेता नहीं है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? पंचायतों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना, या पंचायतों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना? चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर आपको 15 सेकंड में बताना है। चलिए 5-10 सेकंड आपको फिर से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे डी ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं। या देखिए यहाँ पे युवा लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा लिखा है, नहीं हो सकता है। युवा नेतृत्व नहीं हो सकता है। डिजिटल साक्षरता से क्या लेना देना है? तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है, क्या आंसर देखिए, महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना। ये पंचायत नेत्री अभियान का मुख्य उद्देश्य है, याद रखे। महिला प्रतिनिधियों की, किसकी? महिला प्रतिनिधि। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता ने लगातार सातवीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की? देखिए 7वीं बार ये अलग है, और ये वाला बार काउंसिल अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीनियर एडवोकेट्स हैज वोन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? कौन है वे? के वेणुगोपाल जी है, चलिए 15 सेकंड ले लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी है, या फिर मनन कुमार मिश्रा जी है? किसने? ये 15 सेकंड का समय तो आपको लग भी नहीं रहा है। मनन कुमार मिश्रा जी ने लगातार सातवीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की है। 2025 बेंगलुरु ओपन टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? 2025 बेंगलुरु ओपन टेनिस एटीपी सिंग, हाँ, इसका सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सिंगल्स टाइटल यूकी भामरे ने जीता, ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता, या फिर डेनिस कुल्ला ने जीता? हमने कल ही देखा था इसका आंसर, किसने जीता? ये आंसर है इसका, ब्रेंडन होल्ट ने ये सिंगल्स का खिताब जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही की बात चल रही है। Which prestigious award was ICC President Jay Shah honored with? कौन सा पुरस्कार? खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार,
आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड कौन सा पुरस्कार उनको मिला है? 15 सेकंड चाहिए, ले लीजिए, 15 सेकंड में आपको इसका जवाब दे देना है। गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। उनको कौन सा, जय शाह को कौन सा पुरस्कार मिला है? खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड पुरस्कार। ये इसका आंसर आपने सही दिया है, 15 सेकंड में ही दिया है। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एचआरयू है ना, संयुक्त राष्ट्र के साथ यूएन होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस। एचआरसी का 58वां नियमित सत्र कब और कहां आयोजित किया जाएगा? कब आयोजित किया जाएगा और कहां आयोजित किया जाएगा? चलिए बताइए। चलिए, कम से कम कहां आयोजित किया जाएगा ये बता दिया है तो भी चलेगा। ओके, चलिए, इसका आंसर आपको देना है 15 सेकंड में। न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा, जेनेवा में आयोजित किया जाएगा, या फिर वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन क्या है? न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर वियना, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? 15 सेकंड का वक्त हमने आपको दिया था, लगभग खत्म हो चुका है और इसको आयोजित किया जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाए, ऑस्ट्रिया में नहीं। नेक्स्ट, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? कौन सी कॉन्फ्रेंस है? विजिटर्स कॉन्फ्रेंस है। हु इनॉग्रेटेड द विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25? ऑप्शंस आपके पास है और 15 सेकंड है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इन तीनों में से किसने विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? ध्यान से आंसर देना चाहिए, ध्यान से आंसर दिया कीजिए। और इसका आंसर है हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका आंसर, इसका उद्घाटन किया था। वेरी नाइस, स्कोर भी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस मिशन के तहत हाइड्रोजन ईंधन वाली बसों और ट्रकों के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? ले लीजिए 15 सेकंड और दे दीजिए इसका जवाब। कौन सा वो मिशन था जिसके तहत कौन सा ईंधन? हाइड्रोजन ईंधन वाली बसों और ट्रकों के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। आपका समय शुरू ऑलरेडी हो चुका है। कौन सी योजना है वो? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, या फिर मेक इन इंडिया मिशन है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या है वह? जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है वही राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, और इसके तहत बसों और ट्रकों के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई। इसका जवाब तो लगभग सभी ने सही दे दिया है। चलिए, सेशन अगर आप सेशन लाइक कर रहे हो तो सेशन को लाइक और सेशन करना, शेयर करना ना भूले, जल्दी से जल्दी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर 4 से 7 मार्च 2025 तक गए हैं? सीडीएस जनरल अनिल चौहान कौन से देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ओके, जापान की यात्रा पर गए हैं, अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हैं? कौन से देश की यात्रा पर गए हैं? वेरी नाइस, चलिए लाइक कर दिया है आप सभी ने, और हम आंसर भी बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर कौन गए हैं? सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी। इसका भी जवाब आपने तो सही दे दिया है। चलिए, ये थे अपने कल के रिवीजन क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा स्कोर आया होगा। ओके, क्योंकि ये कल का ही रिवीजन था। आज के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा? ऐसा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन भी रिवीजन के लिए ही है। अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, 5 मार्च को इसको मनाया जाता है। विशेष रूप से युवाओं में सामूहिक, देखिए विशेष रूप से युवाओं में सामूहिक विनाश के हथियारों से उत्पन्न खतरों और शांति के महत्व को समझाने पर इसमें ध्यान दिया जाता है। ओके, 5 मार्च को ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, उसको महासभा हम कहते हैं, 2021 में इस दिवस की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? 2021 में। हम लोग 2021 से इसको मना रहे हैं। पहली बार 5 मार्च 2023 को इस दिवस को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 5 मार्च 2023 को मनाया गया था। मतलब इस बार कौन-सा है? इस बार तीसरे नंबर का है। परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के खतरों पर जागरूकता फैलाना, निरस्त्रीकरण और अप्रसार से जुड़े मुद्दों पर लोगों को, खासकर युवाओं को शिक्षित करना इसका क्या है? उद्देश्य है। हथियारों के प्रसार को रोकने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। महत्व क्या है कि सामूहिक विनाश के हथियारों के खतरे की वैश्विक याद दिलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाता है और सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को निरस्त्रीकरण प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संवाद और शिक्षा को बढ़ावा देता है जिससे एक सुशिक्षित दुनिया सुनिश्चित हो सके। तो दुनिया तीसरे महायुद्ध की कगार पर है, सब लोग एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन क्या कर रही है, युद्ध को रोकने का प्रयास कर रही है। अगर आपके पास हथियार ही नहीं होंगे तो युद्ध क्या करेंगे? इसीलिए इन्होंने ये पहल ली है कि हथियार ही नष्ट कर डालते थे और खुद के हथियार खुद को नष्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के आदित्य L1 कौन-सा मिशन है? भारत के आदित्य L1 मिशन ने किसकी पहली तस्वीर ली है? ओके, उसने पहली तस्वीर ली है। रिसेंटली इंडियाज़ आदित्य L1 मिशन कैप्चर्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ व्हिच फिनोमेनॉन। ये देखिए ये यहाँ पे किसकी हमने पूछा है तो यहाँ पे ये फिनोमेनन है फिनोमेना। फिनोमेना मतलब वो कौन-सी घटना है, कौन-सी प्रक्रिया है जिसकी हाँ, तो फिनोमेना हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हिंदी में हमने सीधा-सीधा किसकी लिखा है, लेकिन यहाँ पे सीधा लिखिए क्या क्या घटना थी वो फिनोमेना मतलब क्या घटना थी? ये है सौर ज्वाला कर्नेल की उन्होंने क्या ली तस्वीर ली है सौर ज्वाला कर्नेल याद रखें सौर ज्वाला कर्नेल इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 टूक द फर्स्ट इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नेल यहाँ पे याद रखिए इंग्लिश में KERNEL है भारत के पहले सौर मिशन अब यहाँ पे देखिए यह पे एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है किसी छोटी सी एग्जामिनेशन में कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है तो भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1 इसने सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर ली है ओके याद रखें इसकी पहली तस्वीर कौन सी है पहली है ये जो हमने सौर मिशन भेजा था उसने पहली तस्वीर किसकी ली सौर ज्वाला कर्नेल की ली तो दो सवाल है ओके दो सवाल पहला सौर मिशन हमारा आदित्य L1 और उस आदित्य L1 में अपनी पहली तस्वीर कौन सी ली सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर ली यह दुर्लभ घटना घटना भी कैसी है ये जो कर्नेल है ना सौर ज्वाला सूर्य होता है देखिए सूर्य और सूरज पे हमारे अचानक से ज्वाला फटती है वो एक दुर्लभ घटना है फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में देखी गई जो सूर्य की ऊर्जा विस्फोट और सौर गतिशीलता को समझने में मदद करती है तो ये घटनाएं रोज रोज नहीं होती है सूरज पर बहुत दुर्लभ घटना है और इस दुर्लभ घटना को हमारे पहले सौर मिशन आदित्य L1 में कैप्चर कर लिया जय हो आदित्य L1 की चलिए आगे बढ़ते हैं मिशन अवलोकन क्या है लॉन्च तिथि 2 सितंबर 2023 को 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया ऑर्बिट प्लेसमेंट हुआ इसका 6 जनवरी 2024 को ऑर्बिट का प्रकार लैग्रेंज पॉइंट L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है तो ये जो हमने L1 भेजा है L1 मतलब क्या है हमारा पहला सौर मिशन है ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और ये ऑर्बिट ऑर्बिट मतलब जो ये जो गोल-गोल घूमने वाला जो जो कक्षा होती है उसे ऑर्बिट कहते हैं उसको ऑर्बिट में 6 जनवरी 2024 को प्रस्थापित किया गया ऑर्बिट का प्रकार है लैग्रेंज पॉइंट 1 या देखिए लैग्रेंज पॉइंट 2 है लैग्रेंज पॉइंट 3 है लैग्रेंज पॉइंट 4 है लैग्रेंज 5 है तो ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ऑर्बिट का प्रकार है उद्देश्य बिना किसी ग्रहण या अवरोध के निरंतर सौर अवलोकन करना है देखिए हमारा उद्देश्य क्या है मिशन अवलोकन क्या है ये जो हमने L1 मिशन भेजा है इसका बिना किसी ग्रहण या अवरोध के निरंतर सौर अवलोकन करना जैसे क्या होता है ग्रहणों के दिन सूरज छुप जाता है तो ऐसे ग्रह को बिना छुपे देखना है तो हमें वो हमारी पृथ्वी से दूर जाकर उसे देखना पड़ता है तो उद्देश्य ही है ये जो हमारा आदित्य L1 के द्वारा मिशन है ना मिशन अवलोकन उसका उद्देश्य ही है कि ग्रहण आड़ में ना आए कोई भी अवरोध आड़ में ना आए और हम 24 घंटे क्या करते रहे सूरज का अवलोकन करते रहे निष्कर्ष आदित्य L1 भारत के सौर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सूर्य के बारे में हमारी समझ को लगातार क्या कर रहा है लगातार समृद्ध कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा हाल ही में किस नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है चलिए बताइए कौन सी वे नदी है जिसमें डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि पाई गई है इन विच रिवर हैज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स बीन रिकॉर्डेड रिसेंटली कौन सी नदी है तो ऑब्वियसली आप सबको पता है वह नदी है हमारी गंगा नदी नमामि गंगे परियोजना के तहत ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन सी योजना कौन सी परियोजना देखिए इसमें से और एक क्वेश्चन बन रहा है नमामि गंगे परियोजना कौन सी परियोजना नमामि गंगे परियोजना नमामि गंगे परियोजना की तहत गंगा नदी में जल गुणवत्ता में सुधार और संरक्षण प्रयासों से डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है कैसे हुई डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि कि जल गुणवत्ता में सुधार किया हमने संरक्षण प्रयास किया हमने और इन दोनों प्रयासों से डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हो गई उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है 2397 लीजिए ये भी क्वेश्चन बन गया यहाँ पे भी एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाई और बहनों कि कौन से भारत के कौन से राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है वो कौन सा राज्य है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश ठीक है तो हमारे गंगा नदी में बढ़ गई है
नमामि गंगे योजना के तहत परी बढ़ गई है? और कौन सा वह स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या है? डॉल्फिन की संख्या होती है उत्तर प्रदेश में। ये मत पूछना कि सर डॉल्फिन क्या है, मछली है क्या? क्या मछली तो है। अन्य राज्यों में संख्या कितनी है? देखिए, बिहार में 2220 है, पश्चिम बंगाल में 815 पाई गई और असम में 635 पाई गई है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिहार में उसके बाद, पश्चिम बंगाल में उसके बाद, और असम में उसके बाद। ठीक है, ये है हमारा क्रम। संरक्षण प्रयासों का प्रभाव क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा गंगा जल को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नदियों की सफाई हो रही है, प्रदूषण नियंत्रण का उपाय हो रहा है, और उससे जलीय जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। गंगा डॉल्फिन, देखिए ये भी एक नाम इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन है, लेकिन किस प्रकार का डॉल्फिन है? गंगा में कौन से प्रकार का डॉल्फिन पाया जाता है? चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ भी बन गया हमारा। गंगा डॉल्फिन प्रकार है, नदी ना क्या प्रकार है? वो जो डॉल्फिन है उसका नाम ही गैंगटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है, जो एक संवेदनशील और लुप्त प्राय प्रजाति है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। संवेदनशील है और लुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब जो धीरे धीरे धरती से नष्ट हो रही है, और हम लोग है कि उसकी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। चलो, जय हो गंगा। हाँ, प्रजाति है, इसके लिए एक रुद्धि एक सकारात्मक संकेत है। तो जो प्राणी धरती से नष्ट होते जा रहे हैं, हम लोग उसको बचाने का पुण्य का काम कर रहे हैं। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रथम नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण, जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। प्रथम नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण जो 2021 से 23 के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है डॉल्फिन की? अभी अभी हमने देखी है कितनी है कुल? 6327 कुल। ओके, नींद आ रही है? यस प्रवीण जी, नींद आ रही है। चलिए, जिनको जिनको नींद आ रही है, बस एक सेकंड के लिए आंख बंद कर देख ले कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप 5 सेकंड के लिए सो जाते हो तो 5 सेकंड में दुनिया के लगभग 5000 स्टूडेंट्स आपके सामने चले जाएंगे। अपने आप को इमेजिन कीजिए, मैंने कल भी बताया था कि अगर आज आपको नींद आती है तो अगले 2 महीने, 2 साल या 15 साल बाद आप अपने आप की स्थिति का अवलोकन कीजिए। जो सोते हैं वो खोते हैं। भारत का पहला नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण, और इसके मुख्य निष्कर्ष देखिए। गंगा 6327 है। ओके, और सिंधु नदी में 3 है। गंगा नदी में देखिए, सिंधु नदी में भी है। गंगा नदी में 6327, और इसमें से कितने हैं? सिंधु में 3 है और गंगा में 6324 है। सर्वेक्षण की अवधि 21 से 23 तक थी। सर्वेक्षण की गई नदियां कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बियास नदी और सहायक नदियां। इनमें क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया था। उच्चतम डॉल्फिन संख्या हमने ऑलरेडी देख ली है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च 15 अगस्त 2020। ये भी क्वेश्चन एक आध बार पेपर में आ सकता है। चलिए, ये एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। कब याद किया गया, कब लॉन्च किया जा गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन? तो ये 15 अगस्त तो वैसे भी याद रहता है। 15 अगस्त हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को। जाने दीजिए, इतनी इजी बात क्यों बता रहे सर। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा, पीएम मोदी द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो 15 अगस्त याद रहेगा, और 2020 2020 तो ऐसे ही याद रह जाएगा। सर्वेक्षण, ओके। WII राज्य वन विभाग, WWF आरण्यक, टर्टल सर्वाइवल अलायंस, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो सर्वेक्षण होता है, बाप रे कितने लोग हैं! WWI, WWF, राज्य वन विभाग, आरण्यक, टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो 15 अगस्त 2020 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये याद रख दीजिए। चलिए, रिवीजन कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस किस वर्ष पहली बार, हमने दिन नहीं पूछा है, किस वर्ष पहली बार इसका आयोजन किया था? इन विच ईयर वाज इंटरनेशनल डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे फर्स्ट ऑब्जर्व? 2020 में, 2021 में, 2022 में या 2023 में? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? 2020, 2021, 2022 या फिर 2023? जल्दी से बताना है आपको। चलो जल्दी से, 15 सेकंड है आपके पास। कब मनाया गया था? वेरी नाइस। अरे नहीं, 2023 में। कब मनाया गया था? 2023 में पहली बार इसको मनाया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, आदित्य एल वन मिशन को कब लॉन्च किया गया? आदित्य एल वन मिशन को कब लॉन्च किया गया? हाँ, दिमाग हैंग हो जाता है ना कभी कभी। चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। 2 जनवरी 23 को, 2 सितंबर 23 को, 6 जनवरी 24 को, या इनमें से कभी नहीं?
यस 2023 को लॉन्च किया। आदित्य 11 मिशन को भी 2023 को ही लॉन्च किया गया था। बस हमको क्या याद रखना है, हमको बस डेट याद रखनी है। क्या याद रखनी है? डेट याद रखनी है। तो ये हो जाएगा 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गंगा नदी में सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? In which state has the highest number of dolphins been recorded in Ganga River? आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर दे दे। उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? क्या इतना इजी सवाल है सर? उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, दूसरा नंबर बिहार का। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आदित्य एल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? आदित्य एल, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ आदित्य एल मिशन? क्या है? सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना, बिना किसी ग्रहण या अवरोध के निरंतर अवलोकन करना सौर का, सूर्य की सतह का तापमान मापना, या चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करना? क्या है? क्या लगता है आपका किसका ये आंसर? ओके 15 सेकंड खत्म हो चुके हैं। ओके, तो इसका है आदित्य एल मिशन का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है? बिना किसी ग्रहण या अवरोध के निरंतर सौर का क्या करना है? अवलोकन करना है, सूरज का अवलोकन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? नहीं, सारे के सारे नहीं है। सूर्य की सतह का तापमान नहीं, और ये चंद्रमा कहाँ से आ गया यहाँ से बीच में? डी, डी ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। सूर्य के लिए आदित्य का देखिए ना, आदित्य का मीनिंग ही सौर्य होता है, सूर्य होता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में दर्ज डॉल्फिन की कुल संख्या संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन रिकॉर्डेड इन उत्तर प्रदेश रिसेंटली? कितनी है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सर, इतना इजी सवाल है, बहुत इजी है। 2397, 2397 डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर इसमें 3 और ऐड हो जाते तो सीधे सीधे राउंड फिगर बन जाता 2400, याद रखने में भी मजा आ जाता। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में डॉल्फिन की बढ़ती संख्या किस सरकारी योजना का परिणाम है? चलिए, हमने आपको याद रखने के लिए कहा था 15 सेकंड में, इसका जवाब दे दीजिए। आदि जाओ, गंगा नदी में जो डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है वो कौन सी योजना का, कौन सी परियोजना का परिपाक है? तो ये योजना कौन सी? ये आप सभी ने सही आंसर दे दिया 15 सेकंड में। दैट इज नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना के तहत ही ये सारा चीज हुआ है। चलो नेक्स्ट, रिवीजन हो जो हाल ही में किन दो कंपनियों को नवरत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये रखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखना है। हाल ही में किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? जब जब नवरत्न कंपनियों का दर्जा किसी कंपनी को दिया जाता है, तब तब हर बार ये क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में आता है। तो वे कंपनी आपको दिखाई दे रहे होंगे, डोंट वरी। हाँ, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी आप देख रहे होंगे। तो ये है आईआरसीटीसी एक कंपनी और आईआरएफसी एक दूसरी कंपनी। इन दो कंपनियों को क्या क्या नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, दैट इज देखिए क्या है, आईआरसीटीसी। ओके, देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन आईआरसीटीसी को, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, इन दो कंपनियों को क्या किया है? नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी क्रमशः 25वीं और 26वीं, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, कितनी? 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां बनी है। तो इसका मतलब हमारे भारत में अभी कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 26, 26। तो ये भी है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है कि आने वाली एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आए कि भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो भैया हमको पहले से ही पता है, भारत में 26 नवरत्न कंपनियां हैं। उसमें से 25वीं आईआरसीटीसी है और 26वीं आईआर एफसी है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी की वित्तीय स्थिति, ये बहुत लंबे चौड़े कार्यक्रम है। देखिए, वार्षिक टर्नओवर 4270 करोड़ है आईआरसीटीसी का, और मुनाफा देखिए कितना है? एक 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 1111.26 करोड़ इसका मुनाफा है आईआरसीटीसी का। और ये देखिए आईआरएफसी जो इसका तो उससे भी ज्यादा है, 26,644 करोड़ इसका टर्नओवर है। और मुनाफा देखिए कितना है? 6,412 करोड़। मतलब आईआरसीटीसी जो है ना, आईआरसीटीसी 4,270 करोड़ इसका पूरा टर्नओवर है।
तो इसका शुद्ध मुनाफा ही 6,412 है। इससे टर्नओवर से ज्यादा इसका मुनाफा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली और कौन सी कंपनियां हैं? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड, सोलर एनर्जी कारपोरेशन, रेलटेल कारपोरेशन। ये सितंबर 2024 में इन 4 कंपनियों को भी नवरत्न का दर्जा मिला था। ओके, जुलाई 2024 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसको भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। तो मतलब 2024 में 5 कंपनी उसको नवरत्न का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका था। तो ये अभी 26 और 25 नंबर की है। ठीक है, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी ने नवरत्न का दर्जा मिलना भारतीय रेलवे के आर्थिक और व्यावसायिक विस्तार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे यह क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनेगा। ठीक है, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड रेलटेल कॉर्पोरेशन, इसमें भी एक रेलटेल कॉर्पोरेशन है, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये 5 कंपनियां। ठीक है, चलो, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत हाल ही में श्रीलंका की यात्रा पर गया था? भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत हाल ही में श्रीलंका की यात्रा पर गया था? तो भारतीय नौसेना का आईएनएस कुठार। क्या है? आईएनएस कुठार। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कुठार हिंद महासागर क्षेत्र में मिशन तैनाती के तहत, कौन से मिशन तैनाती के तहत श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचा था? बताइए भैया, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। सर, हमको बचपन से पता है। यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत श्रीलंका के रक्षा और समुद्री संबंधों को मजबूत करना। तो कुठार याद रहेगा, ये कुठार, ये कुठार ऐसे होती है ना, कुठार। ठीक है, आईएनएस कुठार। चलिए, महत्वपूर्ण अक्षर, समुद्री सुरक्षा के लिए भारत और श्रीलंका सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। आईएनएस कुठार की यह यात्रा दोनों देशों के नौसैनिक संबंधों को और मजबूत करेगी। भारत का यह मिशन हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आईएनएस कुठार याद रहे। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री, चलिए आज के हमारी क्लास के पहले मंत्री जिनका आगमन हो चुका है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है भारत के विदेश मंत्री? डॉक्टर एस जयशंकर। मैं, मुझे लगता है ना, एक दिन, एक महीने में एक पूरी मंत्रियों की क्लास लूंगा, सबका रिवीजन करूंगा। बताइए, रक्षा मंत्री कौन है, वाणिज्य मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, उसकी एक दिन क्लास ले लेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की? बताइए। हमारे भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की? तो उन्होंने ब्रिटेन के, मतलब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री मिनिस्टर केयर स्टारमर से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मुलाकात की। अगर हो सकता है किसी छोटी छोटी जगह पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमको ऑलरेडी पता है, यूनाइटेड किंगडम के केयर स्टारमर है। एक मार्क मिल गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की। तो मुलाकात कहाँ पे हुई? लंदन में हुई है। बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई। तो याद रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। रिवीजन, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी क्रमशः भारत की कौन सी नवरत्न कंपनियां बताई बनी है? बताइए, कौन से नंबर की कंपनियां बनी है? आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। 23वीं और 24वीं बनी है, 24वीं और 25वीं बनी है, और 25वीं और 26वीं बनी है। बताइए कितनी बनी है? 23 24, 24 25, या फिर 25 26? यस, 15 सेकंड खत्म, और आपने आंसर दिया एकदम सही। वो बनी है 25वीं और 26वीं, 25वीं कंपनी और 26वीं कंपनियां बनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? सवाल ध्यान से देखिए, जुलाई 2024 हमने पूछा है। कब? जुलाई 2024 की बात रही है, तो किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हमने दिया था? हमने मतलब भारत ने दिया था। चलिए, 15 सेकंड है आपके पास, सोच कर जवाब दीजिए, किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला था 24 जुलाई 2024 में? चलिए, किसको मिला था? हम्म बाकी सारी कंपनियों को सितंबर में, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ध्यान, इसीलिए इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। किसको मिला था? सिर्फ माझगांव डॉकयार्ड। किसको? मझगांव डॉकयार्ड को, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। कहा? सिर्फ जुलाई की बात हो रही है, सितंबर 2024 की बात हो ही नहीं रही है। देखिए, सोलर एनर्जी कारपोरेशन,
रेलटेल कारपोरेशन, इनको सितंबर 2024 में दर्जा मिला था, लेकिन ये मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कंपनी है ना, इसको जुलाई 2024 में मिला है। ओके, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। आईएनएस कुठार किस भारतीय सशस्त्र बल का जहाज है? आईएनएस कुठार किसका है? नौसेना का है, वायुसेना का है, या भारतीय तटरक्षक बल का है? अब वायुसेना का तो नहीं हो सकता, या ये हो सकता है कि तटरक्षक बल और नौसेना, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो किसका है? आईएनएस कुठार किस भारतीय सशस्त्र बल का जहाज है? वायुसेना का है, भूसेना का है, तटरक्षक बल का है, या फिर नौसेना का है? किसका है? वेरी गुड। अरे नहीं, तटरक्षक बल का, ये कंफ्यूज करने के लिए था। ये भारतीय नौसेना का है, इंडियन नेवी का है। किसका है? इंडियन नेवी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आईएनएस कुठार हाल ही में किस देश की राजधानी पहुंचा है? कोलंबो पहुंचा था, पता है। किस देश की राजधानी पहुंचा, बताइए। आईएनएस कुठार हाल ही में किस देश की राजधानी पहुंचा? चलिए, आईएनएस कुठार जल्दी से बताना है। किस देश की राजधानी पहुंचा है आईएनएस कुठार? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमने कहा था कोलंबो पहुंचा है सर, कोलंबो पहुंचा है। तो वो भैया, कोलंबो कौन से देश की राजधानी है? कोलंबो, ओब्वियसली कोलंबो। 15 सेकंड खत्म है। और राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और कोलंबो आईएनएस कोठार पहुंचा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की? लो, ये क्वेश्चन भी आ गया। बोरिस जॉनसन से की, थेरेसा मे से की, डेविड कैमरन से की, या फिर कीर स्टारमर से की है? बताइए, कीर स्टारमर से की है या किससे की है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, और उस मुलाकात में कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस मुखातिब हुए उनसे? बोरिस जॉनसन, थेरेसा मे, डेविड कैमरन, या फिर कीर स्टारमर? कौन है वो? कीर स्टारमर। ऑब्वियसली आपने सही जवाब दिया है। कीर स्टारमर, कीर स्टारमर, KEIR है, कीर स्टारमर के साथ उन्होंने मुलाकात की है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भारत के विदेश मंत्री ने कहाँ मुलाकात की? चलिए, वो मुलाकात हुई थी ना, ठीक है, मुलाकात हुई तो हुई। कहाँ मुलाकात हुई है? 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में हुई है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन DC में हुई है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में हुई, या फिर इनमें से एक से अधिक? भैया, दिल्ली में तो नहीं हुई थी, और ये जो है DC वाशिंगटन, ये अमेरिका में क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। आंसर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन। तो ये मुलाकात कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन करने गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन तारा का उद्घाटन कहाँ पर किया? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली inaugurate the एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर वन तारा? कहाँ पे किया है वन तारा का उद्घाटन? कहाँ पे किया है? तो वो है गुजरात के जामनगर में। कौन सा नगर? गुजरात का जामनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वन तारा पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। वन तारा उद्घाटन कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, क्योंकि है ही उनका, ये किसका है? ये अंबानी का है। नीता अंबानी और अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट भी शामिल हुए। तो ये जो वन तारा है, ये वन तारा रेस्क्यू सेंटर जो पशुओं के लिए बना है, जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा पशु है, तो उसके लिए जो बना है, अंबानी का है ये। वो जामनगर है, गुजरात के जामनगर में। वहां पे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? उद्घाटन किया। वन तारा एक अत्याधुनिक वन तारा है एक्चुअली। वन तारा मतलब जंगल का तारा, ठीक है। एक अत्याधुनिक वन्यजीव अस्पताल से लैस है, बहुत ही जबरदस्त अत्याधुनिक अस्पताल है यहाँ पे, जिसमें MRI है, CT स्कैन है, ICU सेवाएं और सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर भी शामिल है। क्योंकि जख्मी, रेस्क्यू किए गए जंगली पशुओं को वहां पे क्या किया जाता है? रखा जाता है, उन पे उपचार किए जाते हैं। इसीलिए वहां पे सारी मशीनें हैं। कौन सी कौन सी मशीनें वहां पे? देखिए, MRI मशीनें, CT स्कैन मशीनें, ICU सेवा है, सर्जरी के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर भी है। तो ये यूपी नहीं है। जामनगर कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में है, यूपी में नहीं है। नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय घरेलू क्रिकेट दिग्गज का निधन हुआ है? आपको पता है घरेलू क्रिकेट मतलब जो भारत के अंदर ही जो मैचेस होती है, उसको घरेलू क्रिकेट कहते हैं, जो किसी दूसरे देश के हाथ नहीं होते। जैसे अभी अभी हमने कल क्वेश्चन देखा था कि रणजी ट्रॉफी इस बार किसने जीती? तो विदर्भ ने जीती, हमने बताया। तो ये रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ये सारी घरेलू क्रिकेट मैचेस है। तो घरेलू क्रिकेट के लेजेंड, दिग्गज, डोमेस्टिक क्रिकेट इसको कहा जाता है।
किसका निधन हुआ है? जो निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो वो है पद्माकर शिवलकर। कौन है? पद्माकर शिवलकर का निधन हो गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व रणजी ट्रॉफी स्टार और मुंबई के क्रिकेट दिग्गज पद्माकर शिवलकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रणजी ट्रॉफी के स्टार थे और मुंबई क्रिकेट के दिग्गज थे। कहाँ के? मुंबई क्रिकेट के दिग्गज थे। 3 मार्च 2025 को उम्र संबंधी समस्याओं के कारण इनका निधन हुआ है। 124 प्रशंसनीय मैचों में 19.69 की औसत से उन्होंने 589 है ना 589 विकेट लिए थे। अगर 589 विकेट अगर उन्होंने लिए तो वो क्या बैटर थे या बॉलर थे? बॉलर थे। हाल ही में डीआरडीओ डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च रिसर्च ना डीआरडीओ ओके और डीआरडीओ एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हाल ही में डीआरडीओ एमएचए के सहयोग सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? चलिए हाल ही में मतलब अभी अभी डीआरडीओ का और एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गृह मंत्रालय का सहयोग सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? कौन कर सकता है? हम्म तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आज के हमारे दूसरे मंत्री हो गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में कहां पर? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीआरडीओ एमएचए सहयोग सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। सुरक्षा खतरों की उभरती प्रकृति को समझना और अनुकूल नीतियां विकसित करना। चलो आगे बढ़ते। डीआरडी का योगदान उद्देश्य डीआरडीओ के सचिव समीर वी कामत एक नई इंफॉर्मेशन डीआरडीओ के सचिव कौन है? डॉक्टर समीर कामत। डीआरडीओ नई हथियार प्रणाली और जवाबी उपायों पर काम कर रही है। देखिए डीआरडीओ नई हथियार प्रणालियों को और जवाबी उपायों पर काम कर रही है। नई हथियार प्रणाली क्योंकि हम अपने अपना नए नए हथियार जमा करेंगे और जवाबी उपाय मतलब क्या? अगर कोई देश हम पर हथियार दागता है तो उसको हवा में ही नष्ट कर देंगे तो उसको कहेंगे जवाबी उपाय। इस पे काम कर रही है। सम्मेलन उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के खुले संवाद का अवसर देता है। तो जो उपयोग करते हैं हथियार उनको और जो हथियार बनाते हैं डेवलपर्स उनको इन दोनों के बीच में क्या होना है? संवाद होना है। तो इसको ये अवसर देता है। डीआरडीओ और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। भारत को साइबर युद्ध जो बिना मैदान में जाए लड़ा जाता है। हाइब्रिड युद्ध मतलब साइबर है और मैदान में है दोनों का। और अंतरिक्ष आधारित खतरों के लिए नई रणनीतियां अपनानी होगी। भैया युद्ध आजकल हर लड़ाई मैदान में नहीं जीती जाती या लड़ी जाती। आजकल लड़ाइयाँ साइबर वर्ल्ड में लड़ी जाती है, इंटरनेट पे लड़ी जाती है। किसी भी देश का अगर नुकसान करना है तो उसके सारे इंपॉर्टेंट वाले वेबसाइट हैक कर लो, उसके संस्थान हैक कर लो और उनका काम ठप कर दो। वो देश तो वैसे ही पीछे चला जाएगा। वो होता है साइबर युद्ध। हाइब्रिड युद्ध क्या होता है? हाइब्रिड मतलब साइबर भी चल रहा है और बाहर मैदान में युद्ध चल रहा है। ये दोनों युद्ध मिलेंगे तो हाइबर युद्ध। और अंतरिक्ष आधारित खतरों मतलब आकाश में से अगर आप पे कोई दाग देता है ठीक है मिसाइल तो वो अंतरिक्ष से आती है। इवन सैटेलाइट से भी आप पे हमला हो सकता है। तो अंतरिक्ष आधारित खतरों पर भी और ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। अंतरिक्ष से अगर कोई उल्का हम पे आकर गिर जाए तो वो भी तो हमारे लिए खतरा ही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के लिए गुजरात के जामनगर में स्थापित वन तारा केंद्र क्या है? वन तारा कौन सा तारा? ये तारा वो तारा वन तारा गाना सुना होगा आपने। वन तारा क्या है? चलिए आपको 15 सेकंड में इसका आंसर दे रहा है। 15 सेकंड्स आपके पास है। वन तारा क्या है? एक अत्याधुनिक आधुनिक अस्पताल है। एक अत्याधुनिक वन्यजीव अस्पताल है। एक कृषि अनुसंधान केंद्र है या फिर एक जलीय जीव संरक्षण केंद्र है। ओहो आपने बिना समय गंवाए आपने सही जवाब दिया है। एक अत्याधुनिक वन्यजीव अस्पताल है। इट इज अ वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल है जानवरों के लिए जो रेस्क्यू किए जाते हैं जो जख्मी होते हैं। डीआरडीओ एमएचए सहयोग सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? क्या था डीआरडीओ एमएचए संयुक्त सम्मेलन का? साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, रक्षा खतरों की उभरती प्रवृत्तियों को समझना या फिर अंतरिक्ष रक्षा में से रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना। क्या हो सकता है? ओके क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी से। ओके
तो यहाँ पे सीधा-सीधा जवाब पूरे नहीं, डी नहीं, हर बार डी नहीं आएगा। यहाँ देखिए रक्षा खतरों की उभरती प्रवृत्तियों को समझना इसका आंसर है। क्या है? साइबर सुरक्षा को मजबूत करना नहीं था, बस उस पे विचार करना है, समझना है। ओके, आंतरिक रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना नहीं, बस क्या है उसे समझना है, जो खतरे हैं उसको समझना। ठीक है? हाल ही में कौन-सा सम्मेलन सुरक्षा खतरों की उभरती प्रवृत्तियों को समझने के लिए देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, के लिए आयोजित किया था। हाल ही में कौन-सा सुरक्षा खतरों की उभरती प्रवृत्तियों को समझने के लिए आयोजित किया था? तो कौन-सा था वो? इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है? नहीं है। डीआरडीओ एमएचए सहयोग सम्मेलन, ये था डीआरडीओ एमएचए सहयोग सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात के जामनगर में किस वन्यजीव संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपका समय शुरू होता है अब। Which wildlife conservation center was recently inaugurated in जामनगर, गुजरात? गुजरात के जामनगर में which wildlife conservation center was recently inaugurated? मतलब उद्घाटन हुआ था इन जामनगर, गुजरात। क्या था वो? यस, वन तारा। कौन सा? ये तारा, वो तारा, वन तारा। वन तारा, वन तारा पशु पुनर्वास केंद्र, वो एक हॉस्पिटल की तरह है। डीआरडीओ एमएचए सहयोग सम्मेलन में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई? डीआरडीओ एमएचए सहयोग सम्मेलन जो हुआ था मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई? साइबर युद्ध और हाइब्रिड युद्ध, अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी या सीमा सुरक्षा उपाय। क्या हो सकता है इसका सवाल जवाब का? व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस? डिस्कशन, फोकस ऑफ डिस्कशन है ना, प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्कशन एट द डीआरडीओ एमएचए कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस। क्या था? यस, साइबर और साइबर युद्ध और हाइब्रिड युद्ध, ये सेंटर ऑफ फोकस था, फोकस ऑफ डिस्कशन था, साइबर युद्ध और हाइब्रिड युद्ध। पद्माकर शिवालकर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ओके, पद्माकर शिवालकर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट, कौन से खेल से रिलेटेड थे? ओके, इसके लिए आपको 15 सेकंड लगेंगे। चलिए ले लीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए, लेकिन सही सही जवाब आपको देना है। और साथ ही में अगर आप ये सेशन मजा लेकर सुन रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए जल्दी से दनादन लाइक कर दीजिए। और ये पद्माकर शिवलकर हमारे थे, किससे? क्रिकेट से रिलेटेड थे। उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए, 500 से ज़्यादा। बॉलर थे भैया, क्या थे? बॉलिंग करते थे, बॉलर थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी है, मानधन पीएमएसवाईएम, पीएमसिम योजना किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई है? किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई है, हम समझ गए, लेकिन किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए? फॉर विच सेक्टर्स वर्कर्स वाज द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम लॉन्च्ड? ओके, तो ये है असंगठित क्षेत्र। अब ये भैया क्षेत्र है, लेकिन कौन सा वाला है? असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो है ना, भारत में जितने मतलब खेती का हो या किसी और काम का हो, किसी कारखाने का हो, कहीं भी जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो नहीं होती है, जो परमानेंट लेबरर्स नहीं होती है, उनके लिए ये असंगठित क्षेत्र के लिए ये योजना है। ओके, ये असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। ये योजना क्या करेगी? वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, यस, यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। कैसी है? स्वैच्छिक है और अंशदायी पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। अगर आप इस योजना में शामिल होते हैं तो ये इससे ना अवेयरनेस आप फैला दीजिए आपके आजू-बाजू में। अगर कोई ऐसे असंगठित क्षेत्र में है जिनको नौकरी नहीं है और पेंशन तो मिलने वाली नहीं है, तो ये लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। कम से कम देखिए न्यूनतम 3,000 तक आपको पेंशन मिलेगी 60 वर्ष की आयु के बाद। वे श्रमिक पात्र हैं जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है, जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है, मतलब वो श्रमिक जो दिन में 500 रुपए से कम कमाई करता है ना? क्योंकि दिन के हो गए 500, तो महीने के कितने हो जाएँगे? महीने के हो जाएँगे 15,000। चलिए मैंने आपको करंट के साथ-साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया। हाँ, हाँ। तो जिनकी आय कैसी है? जिनकी आय मासिक 15,000 से कम है, उनको यस, उनको 3,000 तक की क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी, अगर वो इस योजना में शामिल होते हैं। ठीक है? तो याद रहे
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। देखिए इस योजना में मानधन लिखा है, मानधन मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे पे, इसका मीनिंग नहीं होता है, मानधन का मीनिंग पेंशन नहीं होता है, तो ये पेंशन से रिलेटेड है। तो ये जो मानधन वर्ड है ना, इसमें इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ना हो, ओके? मिलेंगे हर महीने 3000 रुपए और ऐसे आवेदन करें, पूरी जानकारी लें, ठीक है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे घर आधारित श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू मजदूर, निर्माण, कृषि, बीड़ी, हथकरघा और कूड़ा बीनने वाले श्रमिक, मोची, रिक्शा चालक आदि श्रमिक इसमें क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत में किस देश की राजकुमारी प्रिंसेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? व्हिच कंट्रीज प्रिंसेस? हमने रानी नहीं कहा है, रानी नहीं, राजकुमारी रिसेंटली मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। राजकुमारी दिखाई दे रही है, तो वो कौन से देश की है? वो है बेल्जियम। बेल्जियम के क्या प्रसिद्ध होते हैं? कोई मुझे बताएगा? चलिए, आपका जनरल नॉलेज चेक करते हैं। बेल्जियम के क्या सबसे ज़्यादा फेमस है? अगर है, हो सकता है आप में से किसी को पता होगा। बेल्जियम ऐसी चीज़ है बेल्जियम की, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, सारी दुनिया में बड़ी चाव से खाई जाती है। क्या है? बेल्जियम का क्या फ़ेमस है? मैं बताऊँगा इसके बाद, ओके? तो बेल्जियम की राजकुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आई और वो दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई, ओके? राजकुमारी एस्ट्रिड क्या है? राजकुमारी एस्ट्रिड से दिल्ली में पीएमजी की क्या हुई है? ओके, बेल्जियम का क्या है? हाँ, 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 नहीं अरे मैं बता दूँगा, ये होने दीजिए। राजकुमारी एस्ट्रिड 1 से 8 मार्च 2025 तक भारत की यात्रा पर है और बेल्जियम के उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व कर रही है। क्या है? बेल्जियम के उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व कर रही है, देवी जी, यस। और प्रतिनिधि मंडल में 300 से ज़्यादा सदस्य हैं, जिनमें व्यापारिक नेता है, सरकारी अधिकारी है और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो ये बेल्जियम की राजकुमारी ओके आपको बताना रह गया बेल्जियम चॉकलेट सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, याद कर लीजिए अगर कहीं आप बेल्जियम जाएँगे तो बेल्जियम का चॉकलेट खाना ना भूलें। बेल्जियम चॉकलेट क्या ज़्यादा फ़ेमस है? बेल्जियम चॉकलेट बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। आई होप कि आप सबकी नौकरी लग जाए, आपकी पेमेंट आ जाए और 1 साल की पेमेंट जमा करके आप बेल्जियम जाके चॉकलेट खा के आ जाए। चलिए आमीन। ओके नेक्स्ट। रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत कौन-सी योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है? कौन-सी योजना है? अंडर व्हिच स्कीम has the government of India recently announced financial security for unorganized sector workers? कौन-सी योजना है वह? ज़्यादा वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है सर, अभी-अभी तो बताया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और किस चीज़ से रिलेटेड है ये? पेंशन से रिलेटेड है, मतलब जिनकी नौकरी नहीं है ऐसे मज़दूरों को भी पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन दी जाएगी? कितनी कहा है न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम 3000 मिलेगी, तो किसी को सवा 3000 मिल सकती है, किसी को 3500 मिल सकती है, किसी को 4 भी मिल सकती है, किसी को 5 भी मिल सकती है। आप जितना लगाओगे उतना आप पाओगे, तो न्यूनतम 3000 तो मिलेगी ही मिलेगी। तो कितनी अरे मैंने बता दिया इसका आंसर ऑलरेडी सॉरी हाँ। दिस इज़ 3000 कितनी मिलेगी? 3000 कम से कम मासिक पेंशन दी जाएगी। वेरी 300 नहीं 3000 1 ज़ीरो रह गया आपका। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary objective of प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्कीम? क्या है उसका मुख्य उद्देश्य? प्राइमरी एम बताइए। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पेंशन देना 15 सेकंड में बताना है। किसानों के लिए बीमा योजना है या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, तो 60 वर्ष के बाद तो वैसे ही सभी वरिष्ठ हो जाते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य योजना है क्या? नहीं, ये योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए लेकिन स्वास्थ्य योजना नहीं है। ये क्या योजना है? ये पेंशन योजना है। किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। वरिष्ठ नागरिक मतलब क्या? जिनकी आयु कितनी होती है? 60 ईयर से ज़्यादा, 60 वर्ष से अधिक जिनकी आयु होगी, उनके लिए ये योजना है। ये याद रहेगा ना? पेंशन कब मिलती है? पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती है, जब हम रिटायर होते हैं। ठीक है? भारत और वियतनाम की नीति नियोजन वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत और वियतनाम की नीति नियोजन वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए इसका आंसर वियतनाम अच्छा ये वियतनाम वाला क्वेश्चन है।
ओके, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमने ये टर्म लिया नहीं। लेकिन देखिए, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाना उपरोक्त में से सभी इसका आंसर है। ये हमने टॉपिक छोड़ दिया था। चलिए, हाल ही में भारत में किस देश के साथ नीति नियोजन वार्ता का आयोजन किया? किस देश के साथ? वियतनाम के साथ इसका आयोजन किया। चलिए ठीक है, वियतनाम के साथ हमने इसका आयोजन किया था। हाल ही में किसे, नेक्स्ट, हाल ही में, टॉपिक अगला मुद्दा है, टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? हु हैज रिसेंटली बीन गिवन एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज दिला है, क्या है? एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी। सचिव क्या होता है? सचिव इज अ सेक्रेटरी। ओके, तो रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज हाल ही में किसे सौंपा गया? तो वो है अजय सेठ। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मतलब ये पहले से ही आर्थिक मामलों के सचिव है, अब उनके पास राजस्व सचिव का भी क्या आ गया? अतिरिक्त प्रभार आ गया। मतलब ये दो दो जगह पर काम करेंगे अजय सेठ जी। 1 मार्च 2025 को कार्मिक मंत्रालय द्वारा, ये याद रखें, मंत्रालय आज न कल आपके काम आने वाला है। ये एक नया मंत्रालय हो सकता है, आपको पता चला हो। कौन सा मंत्रालय है? कार्मिक मंत्रालय। जो लोग यूपीएससी पास होते हैं ना, यूपीएससी के सारे कामकाज ये कार्मिक मंत्रालय चलाता है। ठीक है? हाँ, चलिए। पूर्व राजस्व सचिव तुहिन कांता पांडे, ये जो तुहिन कांता पांडे है, इनको सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ना। तो ये जो है ना, राजस्व सचिव पहले कौन थे? ये जो तुहिन कांता, अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहिन कांता पांडे बने हैं। तो ये पहले तू क्या थे? राजस्व सचिव थे। तो वो सेबी के अध्यक्ष बनने चले गए, वो जगह खाली हो गई और उस जगह का प्रभार किसको मिल गया? अजय सेठ जी को मिल गया। तो तुहिन कांता पांडे सेबी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बने। पहले वो राजस्व सचिव थे, तो राजस्व सचिव की जगह खाली हो गई, वहां पे हमने अजय सेठ जी को भेज दिया। राजस्व सचिव की जिम्मेदारी क्या-क्या हो सकती है? कर नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना। राजस्व सचिव की जिम्मेदारियां, कर नीतियां जो हमारे देश की होती है, ओके, क्या करना? निर्माण और कार्यान्वयन करना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, कर दो प्रकार के होते हैं, पता है ना आपको? ये डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, पता है ना? डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स हम डायरेक्ट देते हैं, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट देना पड़ता है, हमको खुद भरना पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए, प्रत्यक्ष बोर्ड के लिए क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है। ठीक है? और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो टैक्सेस हम इनडायरेक्टली भरते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाएगा। क्या हो गया? ओके, ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिक ब्लैंक, मुझे लगा, डर लग गया था मैं। तो टैक्स का नाम लेते ही हमारी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। नहीं भैया, टैक्स नहीं पढ़ेंगे हम। ओके, तो भैया सीबीडीटी और सीबीआईसी की निगरानी उन्हें करनी पड़ती है। राजकोषीय और कराधान व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और सरकार को राजस्व सृजन मतलब टैक्स जमा करना और वित्तीय नीतियों पर सलाह देना क्या होता है? ये राजस्व सचिव की प्रमुख जिम्मेदारियां होती है। ओके, तो ये टैक्स से इंसान डरते हैं, इंसान के साथ-साथ बोर्ड भी डरते हैं। टैक्स का नाम लेते ही काला-काला हो गया था। भारत में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रकों का परीक्षण का उद्घाटन किसने किया? मतलब ठीक है, हाइड्रोजन संचालित ट्रक जो है, उसका परीक्षण किया गया, लेकिन उसका उद्घाटन किसने किया? ओके, ये योजना तो हमें हरित हाइड्रोजन योजना हमने देखी थी। कल हमने हरित हाइड्रोजन योजना देखी थी कि बसों के लिए और ट्रकों के लिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करने वाले हैं। उसका परीक्षण भी किया गया और परीक्षण का उद्घाटन लेकिन किसने किया? ये सवाल आपसे पूछा गया है। हाँ, ठीक है? चलिए, नितिन गडकरी क्या पूछा है? वर्षा रंजन जी ने पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे पेड किया? 2 मिनट बताता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे पेड किया गया था। तो ये जो है नितिन गडकरी और प्रह्लाद जोशी, इन दोनों ने हाइड्रोजन वाली ट्रकों का उद्घाटन किया, मतलब वो जो हाइड्रोजन से चलने वाली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रह्लाद जोशी ने भारत के पहले, हाँ, भारत के पहले, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हाइड्रोजन संचालित ट्रकों के ट्रायल रन का उद्घाटन किया। कौन सा रन है वो? ट्रायल रन। ट्रायल तो लेना पड़ेगा ना। हमने ट्रक बनाया भई, हम लोग हाइड्रोजन से ट्रक चला रहे हैं, तो चलिए उसको पहले ट्रायल करके देखेंगे, सफल रहता है तो हाइड्रोजन से गाड़ियाँ भगाएँगे। यह पहल भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण और 2070 तक, कब तक? 2070 तक
शुद्ध शून्य उत्सर्जन। क्या है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। तो हमने ठान लिया है कि हम 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करेंगे, नेट जीरो एमिशन जिसे कहा जाएगा, नेट जीरो एमिशन। ओके, नेट जीरो एमिशन मतलब हम 2070 तक ऐसे देश बन जाएंगे जो प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलाता है ऐसा देश बनना है। लेकिन हमें कब तक ऐसा देश बनना है? हमें देश ऐसा बनना है 2070 तक। 2070 तक ऐसा देश बनाएंगे, ये जो हमने टारगेट रखा है। इस टारगेट के प्रति ये एक और कदम है हाइड्रोजन वाली ट्रक। ट्रायल रन टाटा मोटर्स द्वारा विकसित। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन द्वारा जो ट्रक चलाई गई उसका ये यो ट्रक किसने विकसित किया? तो वही हमारे सामने है रतन जी टाटा, जो अभी अभी स्वर्ग में गए हैं। उनको सलाम करते हुए टाटा मोटर्स ने इसको विकसित किया है। 16 हाइड्रोजन संचालित ट्रकों के साथ शुरू किया गया। कितनी ट्रकें हैं? 16 ट्रकें हैं। चलिए कितनी? 16 ट्रक। ये लीजिए हमने ट्रक बना लिया। 16 ट्रक है। कितने ट्रक है? 16 ट्रक। याद रहे, हो सकता है ये ऐसी चीजें ना एग्जामिनेशन में आती है भेजा खराब करने के लिए। तो हाइड्रोजन ट्रकों का संचालन निर्माण टाटा मोटर्स ने किया। और कितने ट्रक थे? 16 ट्रक थे। निष्कर्ष, भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन और हाइड्रोजन संचालित ट्रकों का परीक्षण जलवायु परिवर्तन से निपटने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है हमारा। इस पहल से लॉजिस्टिक क्षेत्र में क्या होता है? लॉजिस्टिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक क्षेत्र मतलब सामान की आवाजाही करने वाला क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम होगा और लंबी दूरी के परिवहन के लिए टिकाऊ ऊर्जा समाधान विकसित किया जा सकेगा। ओके, 16 ट्रक है टाटा के। हाल ही में दुबई दुबई ओपन टेनिस डबल्स का खिताब किसने जीता? हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? देखिए भारत का चेहरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो 2025 दुबई ओपन टेनिस डबल्स खिताब किसने जीता? यूकी भांभरी और अलेक्सी पोपेरिन। किसने जीता है? यूकी भांभरी और अलेक्सी पोपेरिन ने इसको जीता है। तो भारत के यूकी भांभरी और ऑस्ट्रेलिया के कौन से देश के है ये? अलेक्सी, ऑस्ट्रेलिया के अलेक्सी पेपेरिन, अलेक्सा। अच्छा वो सैमसंग का होता है। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में अपना पहला एटीपी 500 पुरुष युगल खिताब जीता। युगल मतलब डबल वाला। तो दो लोग थे, भारत के यूकी भामरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स पोपरिन। इन दोनों ने मिलकर यो दुबई वाला खिताब जीता है। फिनलैंड के हैरी हिलियोवारा और ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पेटन, इन दोनों को इन्होंने 6-3, 6-7, 6 और 10-8 से हरा दिया। और हमारा सीना गौर से चौड़ा करने का एक और मौका हमें दे दिया यूकी भामरी। यूकी भामरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन, याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस प्रसिद्ध डेनिम ब्रांड, कौन सा डेनिम? डेनिम मतलब जीन्स वाला ब्रांड है। हाल ही में दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर विच फेमस डेनिम ब्रांड हैज रिसेंटली अपॉइंटेड दिलजीत दोसांझ एज हिज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इनको, ये जो दिलजीत दोसांझ है ना, इनको नियुक्त किया है। तो वो कौन सी जीन्स की कंपनी है? तो वो कंपनी है लेविस, LEVIS, जिसको लिवाइस भी कहते हैं कुछ लोग। प्रसिद्ध डेनिम ब्रांड लिवाइस ने दिलजीत दोसांझ को अपना एम्बेसडर, यूनिवर्सल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस उपलब्धि को पाने वाले पहले पंजाबी कलाकार बने हैं। है कोई पंजाब से? चलिए पंजाब से अगर कोई है तो पंजाब वाले पंजाब कांग्रेचुलेशन स्वीकार कर ले। तो पहले पंजाबी कलाकार है। यह साझेदारी संगीत, फैशन और संस्कृति के संगम को दर्शाती है और लेवी का ब्रांड पहचान को भारत और वैश्विक स्तर पर मजबूत करती है। ठीक है, तो दिलजीत दोसांझ पंजाब के हैं, यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड विस्तार और बाजार पहुंच, दक्षिण एशिया और वैश्विक बाजारों में लेवी की उपस्थिति को ये मजबूत करेगा। भारत और हमारा कनाडा और यूके में दिलजीत दोसांझ के विशाल प्रशंसक है और उस वर्ग का इसको लाभ मिलने वाला है। दिलजीत दोसांझ के प्रशंसक कहाँ कहाँ पे? भारत में है, कनाडा में और यूके में। कनाडा और यूके में क्यों फेमस है भैया? कनाडा में तो आधे पंजाबी भरे हैं, यूके में भी आधे पंजाबी है। तो वहां पे क्यों नहीं फेमस होंगे? तो उसका लाभ मिलेगा। फैशन और सांस्कृतिक प्रभाव, फैशन के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा, खासकर युवा वर्ग में। और मनोरंजन उद्योग में लेवी की क्रॉस ओवर अपील को बढ़ाएगा। ठीक है, तो युवा कौन? युवा जीन्स क्या पहन, जीन्स कौन पहनता है? युवा पहनता है। ठीक है, आगे रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पूर्व राजस्व सचिव तुहिन कांता पांडे को किस पद पर नियुक्त किया गया है? पूर्व राजस्व सचिव तुहिन कांता पांडे को किस पद पर नियुक्त किया गया है? थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, कहां पर किया गया है? वेरी नाइस। इनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी पर नियुक्त किया गया है और उसकी जगह खाली हो गई थी। ओके, चलिए
हाल ही में भारत में हाइड्रोजन संचालित ट्रकों का ट्रायल रन किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? हाल ही में भारत में हाइड्रोजन संचालित ट्रकों का ट्रायल रन किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? ओके, कौन सी कंपनी है? सबको पता है, दैट इज टाटा मोटर्स। कौन सी कंपनी? टाटा मोटर्स। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। भारत के यूकी भामरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन ने हाल ही में कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीता है? कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीता है दोनों ने मिलकर? भारत की यूकी भामरी, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन। कौन सा है? दुबई ड्यूटी फ्री, ऑस्ट्रेलिया ओपन या फिर विंबलडन? ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन क्यों जीतेंगे भाई? दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप इन दोनों ने जीती है। दुबई, दुबई याद रहे। प्रसिद्ध डेनिम ब्रांड लेवी स्ट्रास ने हाल ही में किस भारतीय कलाकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लेवी स्ट्रॉस, लेवी ने किस भारतीय कलाकार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान को किया? नहीं किया। रणवीर सिंह को किया? नहीं किया। दिलजीत दोसांझ को किया? हाँ जी, कर लिया। दिलजीत दोसांझ पंजाब के हैं, उनको कर लिया है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। किसने? लेवी स्ट्रॉस कंपनी ने। ओके, थैंक यू। ओहो, राइट राइट टाइम, 7 बजे हमने अपना कार्यक्रम खत्म कर लिया है। तो देवी और सज्जनों, थैंक यू फॉर बीइंग विद टीचिंग परीक्षा एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग टीचिंग परीक्षा। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपना दिन शुरू कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय पर, इसी वक्त पर, ऐसी कुछ जानकारी के साथ। और हाँ, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वसूल किया जाता है, तो इस पे भी बात हम कर लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।